हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र पड़वा फिजिक्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर डेली की तरह हर एक दिन एक वीडियो अपलोड होता है जो कि कक्षा 12वीं का फिजिक्स का लेक्चर अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो रोज की तरह आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया सा लेक्चर लेकर के। ठीक है, और आज हम इस लेक्चर में आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं क्या, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वह सदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। और उसके बाद एक और टॉपिक हम लोग कवर किए थे जिसका नाम है क्या, वैद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने अक्षीय स्थिति पढ़ा था। तो दोस्तों मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि वैद्युत द्विध्रुव कारण हम दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, जिसमें से एक हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। यदि जिन्होंने नहीं देखा होगा उस लेक्चर को आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर जो कि है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय और निरक्षीय। तो अक्षीय स्थिति हमने क्या किया था कि बिंदु को, जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे रखे थे। ठीक है, अब चूंकि निरक्षीय है तो अक्ष पे ना रखे, क्या चाहिए उसमें, क्या कहा, समांतर रखे तो क्या पड़ रहा है, लंबवत। तो लंबवत का मतलब कहां पे रखेंगे, कहीं पर भी नहीं। लंबवत का मतलब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर, मतलब कि उसके केंद्र बिंदु के लंबवत इस बिंदु को रखेंगे। ठीक है, और उसी का हम कहते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति। तो चलिए हम अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लेते क्या है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव। तो मान लेते हैं कि इससे इसका दूरी जो है, प्रभावी लंबाई कितना है, 2l है। तो हम लोग इसको केंद्र बिंदु से लेते हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु से यहां तक की दूरी होता है l, यहां से दूरी होता है क्या, l। तो केंद्र बिंदु O से इसके लंब अर्धक, इसके लंब अर्धक पर कोई बिंदु हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं m कोई बिंदु है। ठीक है, अच्छा, और बताइए कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है, तो ये होता है Q इंटू 2l, और उसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, ये होता है वेक्टर P की दिशा। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है और इसकी दिशा जो है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इसकी क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, अब तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम इस वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। अक्षीय स्थिति में कैसे बना रखे, तो ये एक बिंदु है, ये एक आवेश है, ये मान लेते हैं माइनस आवेश है, ये है प्लस आवेश। ठीक है, और ये हमारा बिंदु P था। तो इस बिंदु को इस वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष क्या करते हैं हम लोग, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति में। तो सेम वैसे क्या लेंगे, माना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिस जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है और जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l के बराबर है। इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर इसके लंब अर्धक पर कोई बिंदु M है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये M बिंदु M जो है वो AB मतलब वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति में है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है,
वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित हो तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है अपना निरक्षीय स्थिति। तो वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित हो तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, तो इस M को इस B से मिला देते हैं और इस M को इस A से मिला देते हैं। ठीक है, तो अब हमें सिंगल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने आता है, हम लोग उसका फॉर्मूला पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण केवल एक ही स्थिति में निकालें, वो भी क्या निकालें, अक्षीय स्थिति में, और ये दूसरा निकालें क्या, निरक्षीय स्थिति में। तो हम लोग को पता है कि यदि प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर। तो ये देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण है और ये इसका क्या है, ये लाइन है, इसकी लाइन है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ये बाहर की ओर। मान लेते क्या है, ये E1। अच्छा, उसी प्रकार से यदि हम बोले माइनस आवेश के कारण, तो माइनस आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, आवेश की ओर। ठीक है, आवेश की ओर मतलब क्या, यदि ये इसका क्रिया रेखा है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा विद्युत क्षेत्र दिशा, ये होगा E2 अंदर की ओर। ठीक है, प्लस आवेश के कारण क्या होता है, बाहर की ओर होता है, और माइनस का क्या होता है, अंदर की ओर। तो हम क्या लिए, माइनस के बाद अंदर लिए, प्लस के बाद प्लस देते भी चुके हैं। यदि ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरती हैं बाहर की ओर। ठीक है, प्लस से क्या होती है, दूर जाती हैं। अच्छा, माइनस लेंगे इसके जगह क्या होगा, माइनस की ओर आएंगे। तो देखिए इस बिंदु को हमें निकालना था और हमें माइनस आवेश का निकालना था, तो क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, माइनस आवेश का, मतलब अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ये हो गई दिशा। अच्छा, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यदि इनके बीच कोई माध्यम K होगा तो हम क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इनटू क्या हम ले रहे हैं, Q, इसका परिमाण कितना है, Q बाई दूरी क्या दिया हुआ है, BM का स्क्वायर, यही होता है BM, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा अपना, ये BM स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र कितना, मान लेते कितना लिया हम लोग, इसको E2 लिया, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा अपना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q बाई, अब माइनस से उसकी दूरी क्या लिया हुआ है, AM स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना आ गया। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देने की बात ये है कि ये जो हम बिंदु लिए हैं, ये बिंदु हम इस वैद्युत द्विध्रुव के इस जो अक्ष है उसके किससे लिए हैं, मिडिल पॉइंट से, मतलब केंद्र बिंदु से लिए हैं। तो केंद्र बिंदु से लिए हैं तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या होगा, बराबर, ये वाला और ये वाला क्या होंगे, बराबर। तो जब ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे तो ये वाला भी क्या होगा, अपना बराबर होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, यदि ये हमारा क्या है, कोई आधार है और इसके हम क्या कर दिए, एक मध्य बिंदु से एक रेखा ऐसे लंबवत खींचेंगे, तो इस बिंदु से इस सिरे को मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु से इस सिरे को मिलाने वाली रेखा क्या होती है,
बराबर होती है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसी भी जरूर नहीं है, किसी को भी यदि हमारा कोई ये है, हम ऐसे काट दिए, ठीक है, ये कोई काट दिए तो यहां से यहां और यहां से यहां, ये जो हमारा मिलेगा रेखा, ये दोनों की लंबाई क्या होगी, लगभग बराबर होगी। लगभग नहीं, बराबर ही होता है। तो चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार हम बोल सकते हैं कि एपी जो एएम जो है वो बीएम के बराबर है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एएम जो है वो क्या है, बीएम के बराबर है। ठीक है, एएम बीएम के बराबर है, इसलिए अब चूंकि एएम बीएम के बराबर है तो क्या हो जाएगा, E1 जो है वो E2 के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए, एएम जो है वो किसके बराबर दिख रहा है, अपना बीएम के बराबर। तो आप इस समीकरण में, जैसा मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, चलिए समीकरण छोड़ दीजिए ऐसे। यदि हम इस समीकरण में रखते हैं, इसमें इस फार्मूला में, तो E1 बराबर 1/4 के क्यू बाई, अब Bm बराबर क्या दिया, am, तो Bm का स्थान am रखे तो 1/4 के क्यू बाई am स्क्वायर, 1/4 के क्यू बाई am स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E1 जो है वो E2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, यदि हम माने कि इसके साथ इसका झुकाव क्या है, थीटा, और इसके साथ इसका झुकाव क्या है, ये भी थीटा है। ठीक है, ये भी थीटा हो, क्या है, ये भी थीटा है। तो बताइए थोड़ा सा, इन दोनों का परिणामी, यदि इन दोनों का परिणामी क्या हो जाए, चूंकि सदिश राशि है ये, यदि इन दोनों का परिणामी अपना ये ई हो जाए, ठीक है, तो हम इस परिभाषा को मिटा देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ठीक है, अब डायग्राम भी सही दिखेगा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई दो सदिश, तो E1 और ये हो गया अपना क्या, E2, तो इन दोनों का यदि परिणामी हम जब निकालते हैं तो इन दोनों का परिणामी में क्या निकलता है, इसके बीच से निकल के आता है, दैट इज यदि E है तो। ठीक है, ऐसा तो सदिश से पढ़ चुके हैं, यदि ये A है, यदि ये B है, यदि इनका परिणामी R होगा तो R क्या होगा, ये होता है। ठीक है, राइट, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना। तो E1 भी क्या है, सदिश, E2 भी क्या है, सदिश। तो यदि E1 और E2 का परिणामी E हो तो E के साथ लगभग बोल रहे हैं क्या, कि E के साथ क्या होगी, ये वाला होगा। अब थोड़ा बताइए कि ये कोण कितना होगा, तो जितना कोण ये होगा वही कोण ये होगा, दैट इज थीटा। ये कितना कोण होगा, ठीक है, ये कितना कोण होगा, ये और जितना कोण होगा यही उतना ही कोण होगा, थीटा। ये तो पढ़े हैं हम लोग ना, जैसे ये दो सरल रेखाएं हैं, इसको ये तीसरी रेखा पर विच्छेद करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, थीटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होता है आपस में बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होता है आपस में बराबर। ये तो हम पढ़े ही है। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से है, देखिए एक लाइन ये है अपना और एक लाइन ये है, और इसको ये ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कोण थीटा होगा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये थीटा तो भी क्या हो गया, थीटा। अच्छा, इसको देखेंगे, ठीक है, ये किस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, और ये इस प्रकार से बाइसेक्ट कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं आपस में बराबर एकदम कराए थे, तो ये भी थीटा क्या होगा, अभी थीटा हो जाएगा। अब देखिए कि E1 और E2 के बीच कितना कोण बन रहा है, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, तो इस E1 बराबर क्या हो गया, E2। अब यहां में लिखेंगे क्या, यदि बिंदु M पर परिणामी तीव्रता यदि बिंदु M पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर, हम लोग फार्मूला पिछले वाले पढ़े थे क्या, दो सदिशों का परिणामी निकालने का फार्मूला क्या होता है, R बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसे ही पढ़े फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो यहाँ पे a और b के स्थान पे क्या है, E1 और E2 है, तो E1 E2 है तो फार्मूला लगा दीजिए E1 E2 का, तो क्या हो जाएगा अपना ये E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos। अब यहाँ थीटा था, थीटा क्यों लिए थे, क्योंकि a और b के बीच का कोण थीटा होता है। यहाँ पर
E1 और E2 में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, थीटा प्लस थीटा कितना, 2 थीटा, 2 थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि E1 जो है E2 के क्या है, बराबर है, E1 E2 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1 और cos 2 थीटा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा आ रहा है क्या, E1 जो है वो E2 के बराबर दिख रहा है, तो हम क्या कर दिए, E2 के स्थान पर भी E1 रख दिए। अच्छा, अब इसके आगे और बनाए तो क्या होगा, अपना E बराबर, तो E बराबर क्या आ जाएगा अपना अंडर रूट, थोड़ा देखिए, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना 2E1 स्क्वायर प्लस E1 इंटू E1 कितना हो जाएगा, ये 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, इतना लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा आगे कुछ यहां से कॉमन निकलेगा अपना, देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहां भी 2E1 स्क्वायर है, यहां भी 2E1 स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, 2E1 स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे अंडर रूट के अंदर ही, और यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा क्या, cos 2 थीटा। अब थोड़ा cos 2 थीटा का फार्मूला याद कीजिए कि cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग 11th क्लास में क्या पढ़े हैं, तो हम लोग वहां 3 फार्मूला पढ़े हैं, जब माइनस होगा तो क्या लेंगे, जब प्लस होगा तो क्या लेंगे, ठीक है, और एक जनरल, तो प्लस होता है तो हम क्या लेते हैं, इस फार्मूला को लगाते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, जब माइनस होता है यहाँ पे 1 माइनस हो, क्या लेते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जनरल इक्वेशन क्या होता है, x cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच क्या गया अपने पास, तो 2 2 जाके हो जाएगा 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, और क्या बच जाएगा यहाँ से अपना E बराबर, तो 4 का 4 का वर्गमूल होता है 2, E1 स्क्वायर का वर्गमूल होता है E1 और cos स्क्वायर का वर्गमूल होता है cos। तो अपना जो परिणामी निकल के आया वो क्या निकल के आया है, E बराबर 2E1 cos थीटा। लेकिन हम यहाँ पे माने हैं कि वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पे निकालना है, हमें थीटा उटा नहीं निकालना है, हमें निकालना है r दूरी पर। अभी तक हमारा निकला नहीं है, क्योंकि हमें इस में कहीं पर भी r दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, मतलब ही नहीं निकला हुआ है। अब देखिए हम इस समीकरण में क्या करेंगे, E1 का मान पुट करेंगे, तो E1 कितना दिया हुआ है, ये E1 दिया है, चलिए पुट कीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा E बराबर 2 इंटू E1 कितना दिया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q बाई BM स्क्वायर इंटू क्या दिया है, cos थीटा। ठीक है, अभी भी आया है क्या, अभी भी वहां नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये एक त्रिभुज बन रहा है अपना, त्रिभुज कौन सा बन रहा है त्रिभुज भाई, तो ये त्रिभुज बन रहा है समकोण और उसका नाम क्या है, BOM। तो हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BOM। क्यों निकालना पड़ रहा है समकोण त्रिभुज, तो थोड़ा हमें ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे दो वैल्यू अननोन है जो हमें पता नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k ये तो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, Q आवेश है, तो यहाँ पे दो अननोन वैल्यू दिख रहे हैं, मतलब दो हमें बिना मान के वैल्यू दिख रहे हैं। देखिए एक BM स्क्वायर जो कि यहाँ है नहीं, BM का मान पता ही नहीं है, और एक है cos थीटा, और जितनी दूरी पे हमें निकालना था वो दूरी तो निकला ही नहीं अभी तक, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसके केंद्र बिंदु से r दूरी पे स्थित बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हमें उस टर्म में r आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पीछे वाले लेक्चर में देखे हैं, पीछे वाले टॉपिक में कि हम लोग r दूरी पे निकाले थे, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, r दूरी पे निकालना पड़ेगा, तो r तो कहीं है नहीं। तो अब देखेंगे क्या हमें कि BM स्क्वायर, ये BM स्क्वायर यहाँ पे इसमें कुछ दिख रहा है क्या, तो हाँ ये त्रिभुज बन रहा है जिसमें BM क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, और हम लोग पाइथागोरस पर जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम यहां से BM के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमें r के टर्म में ये वैल्यू मिल जाएंगे, तो वही हम निकाल रहे हैं, समकोण त्रिभुज BOM में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि BM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, यदि आप लोग को उतारना होगा तो पॉज करके वीडियो को उतार सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो bm स्क्वायर होता है आगे om स्क्वायर प्लस ob स्क्वायर, तो ये bm स्क्वायर इक्वल टू om, तो देखिए om क्या दिया हुआ है, तो r स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस ob कितना दिया हुआ है, तो a स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए मतलब r के टर्म में आ गया क्या। अच्छा, इसी में हम निकाल सकते हैं cos थीटा भी। तो cos थीटा क्या होता है, इसी त्रिभुज में आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया हुआ है ob और कर्ण दिया हुआ है क्या, bm। तो ob का मान हो गया l और bm का मान, हम यदि bm निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू पावर 1/2, क्योंकि यदि हम यहाँ से bm का मान निकालते हैं तो अपना आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और हमें पता है कि अंडर रूट को स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, यहाँ लिख दिए। चलिए अब इस cos थीटा और bm का मान इस समीकरण में पुट करते हैं, तो अपना क्या निकल के आएगा, e बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू q बाई bm स्क्वायर क्या दिया हुआ है, bm स्क्वायर अपना दिया हुआ है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और cos थीटा कितना दिया हुआ है अपना l बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, और हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो क्या हमें मिलेगा, देखिए, तो e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, q इंटू 2 इंटू l क्या हो जाएगा, 2l बटे में इसके घात में 1 इसलिए हमने बट दो है। तो हम लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो राशियों का आधार मतलब बेस आधार समान हो जाए तो उनके घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, मतलब क्या है, जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं इसको, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर घात 1 प्लस 1/2 कितना होगा, तो 3/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 3/2। अच्छा, और इसके लिए हम और लिखना चाहें तो q इंटू 2l क्या होता है, तो q इंटू 2 होता है p, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू पावर 3/2, ठीक है। तो ये अपना निकलता है क्या, बिंदु m पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें, निरक्षीय स्थिति में। अच्छा, यदि r जो है वो बहुत बड़ा है l से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अल्प दूरी होते हैं ना, मतलब ये लगभग इतनी दूरी पर होते हैं और ये r अपना इतना है, तो ये बहुत अल्प है, ये तो 2l की दूरी है, l तो और भी कम हो जाएगा। तो यदि r l से बहुत बहुत बड़ा है तो l को क्या लेते हैं हम लोग, 0 के बराबर लेते हैं। जैसे हम बोल दिए कि r जो है वो 1 मीटर दिया है और 2l का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर का क्या होता है, 1 इंटू 10 टू पावर -6। अब कहाँ 1 मीटर है और कहाँ 1.6, 10 टू पावर 6 बहुत छोटा है, हम उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर ही लेते हैं। तो जब 0 के बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, e बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर टू पावर 3/2। और 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो ये अपना क्या बचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू p बाई, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर के घात 3/2, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच जाएगा अपना e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k और p बाई ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा, r। तो ये अपना आएगा क्या, मेन रिजल्टेंट फॉर्मूला, ठीक है।